हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज वाली इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो बोर्ड एग्जाम है 23 ऑफ मार्च को उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा। साथ में ही इस बात का ध्यान रखें कि ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर होंगे। और साथ में जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको MCQ और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो उसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वाली बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू द सोवियत सिस्टम। तो इनमें से बताना है ये कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो सोवियत सिस्टम से जुड़ा हुआ है और एकदम सही है। तो जो ऑप्शन नंबर आप डी देखते हैं, फैसिलिटी ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इसके अंदर बिल्कुल सही है। यानी कि सोवियत सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर क्या था कि जो लोग थे वहाँ की जो भी न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधाएं थी वो आसानी से लोगों को मिल जाती थी सरकार द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें इसमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको सही से लगाना है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ हुई थी वो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, 1979 में अफगान क्राइसिस आया था और 1989 में बर्लिन की जो वॉर थी वो गिरा दी गई थी और 1991 में जो सोवियत यूनियन था वो आपका डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इसका सही जो फॉर्म है 3rd, 4th, 2nd इन द फर्स्ट, इसके अंदर ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन की जो उसका एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ, बेसिकली विघटन जो हुआ, उसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन जो आपका है पहला वाला है वो है स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जो वहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सारा का सारा जो पैसा था वो मिलिट्री पर लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इसलिए वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुए और देश जो था आपका वो बहुत सारे हिस्सों में बट गया। अगला क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में मैंने सामने सामने ही लिख रखा है तो इसमें आपको देख के समझ आ जाएगा। पहला वाला आपका है मिलिट्री पैक्ट। मिलिट्री पैक्ट का सामने है वॉर्सो पैक्ट और इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म जो लेकर गए थे वो मिखाइल गोर्बाचेव लेकर गए थे 1985 के बाद। और जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के जो थे विघटन के बाद वो थे आपके बोरिस येल्त्सिन। और साथ में अगर मैं इकोनॉमिक मॉडल की बात करता हूँ तो वो आपका शॉक थेरेपी है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल था जिसके जरिए रशिया की इकोनॉमी को ठीक करा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोवियत सिस्टम। देखिए सोवियत सिस्टम एक ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है बेसिकली जिसके जरिए सोवियत यूनियन को चलाया जाया था। और यहाँ पर जो चलाने का जो तरीका था वो सोशलिज्म का तरीका था। सोशलिज्म का तरीके का मतलब होता है कि जब देश की जो सरकार होती है वो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो अपने पास रखती है, इंडस्ट्रीज का, रिसोर्सेज का, और एक ही पार्टी के तरीके से रूल करती है। तो इस सिस्टम को सोवियत सिस्टम बोला गया था। अगला क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब 2 डिमेरिट्स ऑफ द शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी की वजह से शॉक थेरेपी के जो भी नकारात्मक 2 पॉइंट है वो हमें बताना है। तो शॉक थेरेपी की वजह से हुआ क्या कि जो देश की इंडस्ट्री थी बेसिकली बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही कम समय में कोलैप्स कर गई और साथ में जो भी चीज़ें थी वो उनको प्राइवेटाइज किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनइक्वलिटी आ गई थी। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो देश थे जहाँ पर शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, बेसिकली रूस में अपनाया गया था, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, फिर जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से खराब हो गई थी। ये आप इसके 2 डीमेरिट्स बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारे जो राज्य थे, बेसिकली 16 राज्य जो थे, 15 गणराज्य जो थे वो इससे निकल गए और उन्होंने ही अपना एक तरीके से ग्रुप टाइप का बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको क्या बोला गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। ठीक है, CIS। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सोवियत यूनियन इंटरवेंशन ऑफ अफगानिस्तान। तो जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में इंटरवेन किया था, हस्तक्षेप किया, तो इसके क्या फायदा देखने को मिला। तो फायदा नहीं, सॉरी, इफेक्ट पूछा गया, प्रभाव क्या देखने को मिला। तो पहला इफेक्ट यही था कि जो वॉर थी वो काफ़ी लंबी खिंच गई, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म सेकंड वर्ल्ड। देखिए तो जो भी देश थे सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे और जिनकी जो इकोनॉमी थी, फिर जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई थी, उनको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, साथ में ही जो भी देश जो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, फिर अमेरिका के साथी देश थे, उनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर, डिस्क्राइब 2 एलिमेंट्स दैट कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में 2 हमें यहाँ पर एक तरीके से रिलेशनशिप बताना है। तो इसमें आपको पहला जो आपको बता सकते हैं कि वह यही है कि इनके बीच में डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखा जाता है, साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी बढ़िया इनके बीच में ट्रेड देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डेट द
व्हाट डिड द बर्लिन सिंबलाइज, तो बर्लिन वॉल जो आपका है बेसिकली इसने क्या किया था, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था और जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड था उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, और ये एक तरीके से कोल्ड वॉर को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक टर्न इनटू एन एरेना ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसमें जो एरेना ऑफ फॉर द एक्सटर्नल फोर्सेस है इसका मतलब ये है कि जो भी कंट्री थी बेसिकली जो सोवियत संघ के साथ जुड़ी हुई थी, यहाँ पर क्या था, बहुत सारा ऑयल था, गैस रिसोर्सेज थे, और इसी को लेकर के बहुत सारे जो देश थे वो इन पर कब्जा करना चाहते थे बेसिकली, और इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी बाहरी शक्तियाँ आपस में एक तरीके से लड़ गई थी। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आपका कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से, तो इसका पहला क्वेश्चन है, द रैपिड डेवलपमेंट इनटू एन इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म एज द मिरेकल ऑन द हान रिवर इज रिलेटेड टू विच कंट्री। देखिए जो हान रिवर आपका बेसिकली वो साउथ कोरिया से जुड़ा हुआ है, और इस नदी के जरिए क्या हुआ था कि इस देश का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। ठीक है, अगला है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आपका इसमें बताना है हमें, तो यहाँ पर चारों के चारों यहाँ पे लिखे गए हैं। 1950 में तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना, 1967 में आसियान को बनाया गया था, 1978 में चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, और 1992 और 3 के आसपास में यूरोपीय यूनियन आपका इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, आसियान रिजॉल्व डैश कॉन्फ्लिक्ट बाय आसियान वे, तो आसियान ने जो कंबोडिया का जो भी तब संघर्ष था बेसिकली उसको सॉल्व किया था, जिसको आसियान वे कहा जाता है। आसियान वे का मतलब होता है कि वही बातचीत के जरिए, पीसफुल सेटलमेंट के जरिए क्या किया जाता है, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसी को हम बोलते हैं आसियान वे। तो कंबोडिया जो आपका है वो आसियान का एक देश है, और उसी ने मतलब उस देश में जो भी संघर्ष चल रहा था उसको आसियान वे के जरिए सॉल्व करा गया था। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ द यूरोपीय यूनियन, तो इसका आंसर है यूरो। ठीक है, चलिए अगला आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर चार हैं, चारों को बताना है हमें। तो पहला जो आपका है 1971 में चाइना एंडेड पॉलिटिकल आइसोलेशन, और चाइना ने अपने जो संबंध थे वो अमेरिका से स्थापित किए थे। 1972 के आसपास में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई थी ताकि बाहर के देशों को बुलाया जा सके, और 1978 के आसपास में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था चाइना में, और 2001 में चाइना ने एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जोड़ा ताकि वो व्यापार जो है दूसरे देशों के साथ मिलकर के कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजनल कॉपरेशन। देखिए मीनिंग ऑफ रीजनल कॉपरेशन का मतलब होता है कि जो भी क्षेत्र के आसपास के जो भी देश वगैरह होते हैं आपस में मिलजुल करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक तरीके से प्रमोट करेंगे, इसी को हम कहते हैं रीजनल कॉपरेशन। जैसे कि मान लीजिए कितने भी देश रहते हैं आसपास में और वो देशों के बीच में बढ़िया सा व्यापार वगैरह चल रहा है, ठीक है, और आपस में मिल करके वो एक तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे पर कोई हमला वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं रीजनल कॉपरेशन। अगला आपका है, व्हाट डज द कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर मीन। देखिए कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर मीन का मतलब ये है कि जो भी कंट्रीज हुई बेसिकली अमेरिका को छोड़ करके और रशिया को छोड़ करके या फिर सोवियत यूनियन को छोड़ करके, उनको कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर कहा जाता है। तो यूरोपीय यूनियन हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, आसियान हो गया, ये सब क्या है, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द मार्शल प्लान। देखिए मार्शल प्लान बेसिकली जो आपका था वो 1947 में 48 के आसपास 47 के आसपास में अमेरिका ने एक तरीके से इसको स्टार्ट किया था ताकि जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी जो भी इकोनॉमी जो खराब वगैरह हो गई थी उसको रीबिल्ड करने के लिए एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर फाइनेंशियल एड दी गई थी मार्शल प्लान के जरिए, इसी को हम कहते हैं मार्शल प्लान। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा यूरोप की कंट्री को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो भी मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान वगैरह हुआ उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप में सहायता देना अमेरिका द्वारा, इसी को हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। अगला आपका है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। तो इसके 4 फाउंडिंग मेंबर आप कोई भी बता सकते हैं, यहाँ पर हमने 5 लिख रखे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर। तो ये जो 5 हैं बेसिकली इन लोगों ने मिलकर के ही या फिर इन देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना करी थी। आसियान में टोटल 10 देश हैं। अगला आपका है, राइट द 2 पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द चाइना इन द 1970s के समय में चाइना ने कौन कौन सी 2 पॉलिसी अपनाई थी। तो पहला तो यही था कि इसने अपना आइसोलेशन बेसिकली खत्म किया और अमेरिका से संबंध स्थापित किए। दूसरा, इसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई ताकि बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, फिर जो बाहर की जो कंट्री है वो इसके देश में आए और एक तरीके से व्यापार वगैरह कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका, इन 1973 इन विच 4 सेक्टर डिड चाइनीज जो नेता थे बेसिकली चाउ एंड लाई, इन्होंने कौन से क्षेत्रों में मॉडर्नाइजेशन को अपनाया था। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में डिफेंस को एक तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज किया था 1973 में चाउ एंड लाई ने।
अगला आपका है व्हाट वाज द ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है कि जो ये पॉलिसी बेसिकली 1978 में चाइना ने अपनाई थी, और इसका मतलब ये था कि बाहर का जो भी देश वगैरह है, फिर जो बाहर का ट्रेड वगैरह है बेसिकली वो हमारे चाइना में एक तरीके से है, बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पर आए और हम जाकर के दूसरे देशों के साथ व्यापार वगैरह करें, या फिर दूसरी कंपनियाँ हमारे देश में स्थापित हो, इसी को ओपन डोर पॉलिसी कहा गया, जो कि चाइना ने 1978 में अपनाई थी। अगला चैप्टर आपका साउथ एशिया से जुड़ा हुआ है। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन। अगला इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा वाला भारत और नेपाल को लेकर के गलत है। तो इसमें जो आप ऑप्शन नंबर देखते हैं नेपाल ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये गलत है, क्योंकि नेपाल जो आपका एक सवर्न कंट्री है, स्वतंत्र देश है, और ये भारत की पॉलिसी क्यों ही एक तरीके से अपनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि इंडिया और नेपाल में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए। इन विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया डिड इंडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिपेंडेंस। तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो हाथ आता है बेसिकली वो किसका है, भारत का आता है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर चारों को बताना है। देखिए बांग्लादेश जो आपका आज़ाद हुआ था 1971 में हुआ था, 1987 और 89 के आसपास में इंडिया ने IPKF भेजा था श्रीलंका में, और सार्क जो आपका बना था वो 1985 में बना था, और 2008 में भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, यानी कि वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र आया था। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें बताना है इंडेस स्मॉल सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव इन रूरल एरिया हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था, माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एक तरीके से लगाए गए थे ताकि जो भी गरीबी वगैरह एक तरीके से वहाँ पर खत्म करा जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द कंट्री विच लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी फर्स्ट इन साउथ एशिया। तो इसमें बताना है सबसे पहले कौन सा देश है जिसने अपने देश में लिबरलाइज किया था अपनी इकोनॉमी को, तो वो है आपका श्रीलंका। अगला क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज लैंडलॉक एंड हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आपका है वो कहाँ पर है, भूटान में है। ठीक है, जो कि 2008 में आया था। अगला है सजेस्ट एनी टू मेथड टू इंप्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दो हमें इसमें तरीके बताने हैं ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो सही हो सकें। तो नॉर्मल सी बात है, कूटनीतिक वार्ता वगैरह हो, जो लोग हैं वो एक तरीके से यहाँ पर व्यापार वगैरह कर सकें और आपस में एक तरीके से भरोसा एक तरीके से दोनों देश जो है वो बना सकें। ये इसका सही आंसर लिख सकते हैं आप, बाकी आपकी अपनी मर्जी भी होगी। अगला क्वेश्चन लिस्ट एनी टू चैलेंज फेस इन द सक्सेस ऑफ सार्क। तो सार्क के सक्सेस के पीछे कोई दो चैलेंज मतलब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये है लिस्ट एनी टू चैलेंज फेस इन द सक्सेस ऑफ सार्क। तो जो सार्क बेसिकली है इसने कौन कौन सी चीज़ों को एक तरीके से झेला है या फिर मान लो चैलेंज को एक तरीके से फेस किया है, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, जो भी मेंबर कंट्रीज है इंडिया और पाकिस्तान, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इसके लिए। इसके अलावा इसके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो है साथ में के जो मेंबर्स हैं वो इसमें एक तरीके से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका है सार्क इस वजह से आगे थोड़ा नहीं बढ़ पाता है क्योंकि इसके जो बड़े देश हैं इंडिया और पाकिस्तान यही आपस में लड़ जाते हैं, और साथ में अगर ये लड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो संगठन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला है सजेस्ट एनी टू मेजर टू इंप्रूव पीस एंड कॉपरेशन इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में एक तरीके से हमें पीस एंड कॉपरेशन को बढ़ाना है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी सार्क है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत करना, जो भी इसके मेंबर्स हैं बेसिकली इनके बीच में भरोसा बनाना, आपस में इनके जो लड़ाई झगड़े हैं उसको सॉल्व करना, तब जाकर के जो आपका साउथ एशिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आगे बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर की। तो इसमें क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड बैंक, ये आपका एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है क्योंकि ये अपना ये एक अलग ही सेपरेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज क्लेम फॉर अ परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर जो बी आप देखते हैं कि भारत जो आपका है वो इकोनॉमिक पावर है पूरे विश्व में, और यही इसका एक बढ़िया पॉइंट है जिसके जरिए इसको एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अगला आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू। तो नॉर्मल सी बात है, यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको खत्म करे या फिर उसको रोके, जो भी आपस में देश लड़ते हैं उसको खत्म करे। ठीक है, मतलब उस लड़ाई को खत्म करे, ना कि देश को खत्म करे। व्हाट डू यू मीन बाय वीटो। देखिए वीटो पावर जो आपका होता है वो एक निषेधाधिकार पावर होता है जिसका इस्तेमाल जो भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो करते हैं, और उनके पास इस पावर का इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि अगर उनको किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करना है फिर ब्लॉक करना है तो वो इसका सपोर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन आपका, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के 2 फंक्शन बताने हैं। पहला तो ये कि लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, और साथ में सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो जो भी देश हैं जिन देशों में दिक्कतें वगैरह होती हैं पैसे को लेकर के, आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक एक तरीके से काम करता है, फिर लोन मुहैया करवाता है। अगला क्वेश्चन इसमें, राइट द नेम्स ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये इसके देश हैं। अगला है आपका इसके अंदर, नेम 2 ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पर 2 पूछे जा रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन है और ह्यूमन राइट काउंसिल है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक ही है, ये UNHRC कहते हैं इसको, और एक और आपका बता सकते हैं आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये दोनों संगठन जो आपके हैं वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो लोग हैं वो सही तरीके से काम करें, उनके छीने न जाए, बेसिकली उसके लिए NGOs बनाए गए हैं। अगला आपका है, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का काम क्या है? तो पहला काम तो इसका यही है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है बेसिकली उसको लेकर के रूल को रेगुलेट करना, और साथ में जो भी डिस्प्यूट होता है देशों के बीच में ट्रेड से जुड़ा हुआ वो इसको सॉल्व करता है। मेंशन 2 इंटरनेशनल इशू दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय अ सिंगल कंट्री। 2 मुद्दे बताने हैं जो अकेला देश सॉल्व नहीं कर सकता। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल टेररिज्म जो आपका, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो सिंगल कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती। अगला आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। देखिए, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब कंट्री जो होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ती है ट्रेड में, रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में और सिक्योरिटी में बेसिकली, तो इसको हम कहते हैं पारस्परिक निर्भरता। मतलब बेसिकली आज के समय में बहुत सारी कंट्री जो है एक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो किसी भी रूप में, ट्रेड के रूप में हो, रिसोर्स के रूप में है, टेक्नोलॉजी के रूप में, या फिर सिक्योरिटी को लेकर के हो। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 हमें एडवांटेज बताने हैं। तो पहला तो यही है कि जो भी पीस एंड सिक्योरिटी होता है आपका इंटरनेशनल लेवल पर, वो इस तरीके से आगे कराता है, और साथ में ये कॉपरेशन और डेवलप करता है उन देशों को, या फिर जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो दिक्कतें वगैरह चल रही हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े को सॉल्व कराना। तो ये काम होता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। तो यहाँ तो अब देखते हैं अगला MCQ। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें मतलब रिलेशन कर रहा है ये चारों ऑप्शन में। तो जो आपका मिलिट्री अटैक है वो एक तरीके से एक ऐसा खतरा है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आता है। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डिड अमेरिका एंड सोवियत यूनियन मेक अंडर द आर्म्स कंट्रोल। तो ये जो SALT I आप देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी करके था ये। तो ये जो 2 था ये जो है इन दोनों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने एक तरीके से मतलब कि आर्म्स कंट्रोल के लिए एक तरीके से ट्रीटी साइन करी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर सिक्योरिटी चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड द अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के सामने कौन कौन से खतरे हैं बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम अभी की हम बात करते हैं तो इनके पास सबसे बड़ा जो खतरा होता है कि आसपास के जो भी देश अगर पावरफुल देश हैं तो अगर वो इन पर अटैक कर देते हैं तो ये इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाकी सब तो खतरे छोटे हैं क्योंकि विकास इनका भी करना ही है, एक तरीके से हथियार बनाना है या फिर फॉरेन रिलेशन, तो ये उतने बड़े खतरे नहीं है जितना बड़ा खतरा है कि इनको मिलिट्री अटैक दूसरे देश से हो सकता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू रेट एज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसमें से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में हम किसको रखेंगे? भाई नॉर्मल सी बात है, फिर से इसमें मिलिट्री अटैक ही आएगा। बाकी जिसमें 3 है B, C और D वाला, जो टेररिज्म है, पेंडेमिक है एंड द ग्लोबल पॉवर्टी है, ये आपका वो नॉन ट्रेडिशनल में आता है। चलिए अगला है आपका, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हाईलाइट 2 थ्रेट टू अ कंट्री। तो 2 हमें वो बताने हैं, खतरे बताने हैं ट्रेडिशनल वाले बेसिकली। तो एक तो आपका हो जाएगा मिलिट्री अटैक फ्रॉम द अदर कंट्री और दूसरा आपका हो जाएगा एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इन्वेजन। ठीक है, अगला है आपका, व्हाट आर द न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। तो हमें बताना है न्यू सोर्स कौन कौन से हैं बेसिकली खतरे के या फिर सुरक्षा के। तो यहाँ पर एक टेररिज्म है और दूसरा आपका है एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ये क्या है? नए सोर्स के एक तरीके से क्या है? खतरे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसआर्मामेंट। देखिए, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जब आप अपने मतलब कि बेसिकली अगर हथियारों में कोई कमी करी जा रही है, रिड्यूस करा जा रहा है, एक तरीके से हथियारों को बंद करा जा रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसआर्मामेंट, ताकि जो शांति है उसकी बहाली हो सके।
चलिए, अगला आपका है डिस्क्राइब एनी टू मेथड ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दो मेथड, एक आपका है डेटरेंस और एक आपका अलायंस बिल्डिंग। डेटरेंस का मतलब होता है कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना ताकि जो दूसरा जो देश है आपके ऊपर अटैक करने से पहले सोचे, और दूसरा आपका है अलायंस बिल्डिंग, जिसका मतलब होता है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आप दूसरे देशों से संबंध बना करके रखते हो, इसको हम कहते हैं अलायंस बिल्डिंग। तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए हम अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगला आपका है डिफरेंस बिटवीन एन इमिग्रेंट एंड द रिफ्यूजी। तो इमिग्रेंट और रिफ्यूजी की अगर हम बात करते हैं तो इमिग्रेंट जो होते हैं वो मूव्स अनदर कंट्री वॉलंटरीली, और दूसरा इसमें है वो लोग जो बेसिकली जाते हैं वो जॉब से फिर बेटर लाइफ के लिए जाते हैं। तो हम सभी यहाँ पर बेसिकली इमिग्रेंट्स हैं, और रिफ्यूजीज वो हैं जो किसी वॉर की वजह से या फिर मान लीजिए वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं उसकी वजह से जो लोग अपने देश को छोड़ देते हैं और दूसरे देश में जाते हैं बेसिकली, और वो एक तरीके से ना वो वहाँ के रहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका घर वगैरह है नहीं, तो उनको हम आप रेफ्यूजी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे देशों में होता है कि जब वहाँ पर सरकार गिरती है या फिर मान लीजिए कोई हमला हो जाता है तो बहुत सारे लोग उस जगह को छोड़ के कहीं जा रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं। अगला आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटरेंस। देखिए, डेटरेंस का मतलब होता है कि जो भी आपका दुश्मन है उससे अपने आप को आपको बचाना है तो आपको नॉर्मल सी बात है अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाना पड़ेगा, आपके पास बढ़िया हथियार होना चाहिए जिसकी उसको हम क्या कहते हैं, डेटरेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आपका रशिया है, तो रशिया जो है उसके पास बहुत ही बड़े बड़े हथियार है, तो नॉर्मल सी बात है कोई भी देश उसके ऊपर हमला करने से पहले क्या करेगा, सोचेगा। लेकिन वही कोई छोटा देश है उसके पास अगर हथियार नहीं है तो कोई भी देश उसके ऊपर हमला कर देगा। तो इस हिसाब से अगर हम डेटरेंस की बात करें तो डेटरेंस का मतलब होता है कि आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना करके रखना ताकि सामने वाला बंदा आपके ऊपर हमला ना करे। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेन नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नोशन मतलब होता है धारणा। तो दो धारणाएं होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल वो सिक्योरिटी होती है जो शुरू से चलती आ रही है, जैसे कि अटैक हो गया बाहर का या फिर विद्रोह हो गया देश के भीतर, और नॉन ट्रेडिशनल होता है जैसे कि टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिससे मानव को नए नए खतरे हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल। अगला आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब यही है कि जो भी मानव है उसको जो भी खतरे हैं पॉवर्टी से, डिजीज से, टेररिज्म से, एनवायरमेंटल डिजास्टर से, तो इन सब से इसको एक तरीके से बचाना, इसी को कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। अगला आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब होता है जब आप अपने देश की जो संबंध है दूसरे देशों से करते हो ताकि आपकी वो सहायता बेसिकली कर सके, उसको हम कहते हैं अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, अगला आपका है डिफाइंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब होता है जब देश आपस में मिलकर के किसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व करते हैं, या फिर मान लीजिए सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि पूरे विश्व में सुरक्षा या फिर शांति बनी रहे, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। चलिए, अगला आपका है एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द रियो समिट हेल्ड। तो 1992 में रियो समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी में। अगला आपका देयर हैव बीन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और दीज टू कंट्रीज में अगर हम बात करें तो जॉर्डन और इजराइल की, तो यहाँ पर लेकर के किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, वाटर को लेकर के। तो जॉर्डन एंड इजराइल इज द राइट आंसर। अगला आपका है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इज कॉल्ड। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। हमेशा ध्यान रखें अर्थ समिट बोल रहा है तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अर्थ समिट ही बोलते हैं एक तरीके से किसको, जो भी ये कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी पृथ्वी को बचाने को लेकर के। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आर जनरली रेफर टू एज। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है बेसिकली वो ग्लोबल नॉर्थ को कहा जाता है, क्योंकि उधर की जितनी भी कंट्री है वो सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आती हैं, जो कि एक तरीके से डेवलप है बहुत ही ज़्यादा। अगला है द ग्लोबल कॉमन इंक्लूड। तो ग्लोबल कॉमन का मतलब होता है इन चारों में एक ऐसी चीज़ कौन सी है जो सभी मतलब सभी देश वालों की है। तो जो अंटार्कटिका है बेसिकली वो ग्लोबल कॉमन्स में काउंट होता है। अगला मैच द फॉलोइंग है, तो सामने सामने लिखे हुए हैं जो भी एनवायरमेंटल ट्रीटीज है ये, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका है वो 1987 में आया था। अंटार्कटिक जो ट्रीटी आई थी बेसिकली 1959 की है, और अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991 में, और द क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका था वो 1997 में आया था। अगला आपका है व्हाट डज इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट। तो ऑटो फ्यूल मैंडेट बेसिकली जो भारत की तरफ से था वो था कि जो भी हम क्लीनर फ्यूल है वो हम एक तरीके से यूज़ करेंगे ताकि जो पॉल्यूशन वगैरह हो बहुत ज़्यादा कम हो। जैसे कि आपने सीएनजी सुना होगा, या फिर मान लीजिए जो भी व्हीकल्स वगैरह भी आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, तो ये एक तरीके से भारत की ऑटो फ्यूल पॉलिसी है। चलिए, अगला आपका है द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाई ऑन डैश फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी एज एन इन डिस्पेंसेबल फ्यूल। तो यहाँ पर ऑयल आंसर होगा कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है वो पूरे के पूरे ऑयल पे एक तरीके से डिपेंडेंट है बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए भी जो वॉर चल रही है उससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑयल की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है पूरे विश्व में।
अगला आपका है द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल जो आपका फॉर्म हुआ था वो 1975 में हुआ था। इसके अलावा द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कि भारत में आया था, बेसिकली इसका जो एनकरेज करने का काम था वो था भाई रिन्यूएबल एनर्जी का, कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं और ऐसी ही एनर्जी की खोज करें, ताकि क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक वाले वो एक तरीके से ख़त्म होने वाले हैं या फिर मान लीजिए बहुत मुश्किल से बनते हैं, इसीलिए हमें ऐसी एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 जो आपका है बेसिकली एक ऐसा प्लान है जिसके ज़रिए जो भी विकास वगैरह किया जाएगा किसी भी देश का या फिर किसी भी जगह का, वो सस्टेनेबल तरीके से किया जाएगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको ज़्यादा दिक्कत वगैरह ना हो और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है बेसिकली वो एक तरीके से उसको बचाया भी जा सके और हमारा विकास भी हो सके। अगला आपका है मेंशन एनी 2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रियो समिट। तो रियो समिट का आने के 2 कॉन्सिक्वेंस ये थे कि पहला तो ये होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाएगी और साथ में जो भी हम एक तरीके से विश्व के देश हैं उन सभी को हम बताएंगे या फिर उन सभी को हमें मिलकर के एक तरीके से जो भी विकास वगैरह करना है वो हमें एनवायरनमेंट को बचाते हुए एक तरीके से करना है। ये इसके 2 कॉन्सिक्वेंस आप बता सकते हैं। अगला है वाई वर इंडिया एंड चाइना एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल ऑब्लिगेशन। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में सभी देशों को बुलाया गया था बेसिकली और उनसे साइन भी करवाया गया था, बस इंडिया और चाइना को एक तरीके से एग्जेम्पशन दी गई थी। इसका कारण ये था कि ये जो दोनों देश थे वो डेवलपिंग कंट्रीज है और इन्होंने बहुत ही कम कार्बन एमिशन किया था, इसीलिए इनको थोड़ी छूट दे दी गई थी ताकि ये अपना विकास कर सके। अगला है हाउ इज़ द अर्थ एटमोसफेयर बीइंग एंडेंजर्ड। तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एंडेंजर कैसे है। नॉर्मल सी बात है, ग्रीन हाउस गैस जो आपका एक तरीके से मान लो बहुत ही ज़्यादा उनका इंक्रीज़ हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है या फिर मान लीजिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगला आपका है व्हाट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स। तो अगर हम बात करें इनकी इनहेबिटेंट्स की जो भी इंडिजिनस होते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है कि जो भी ज़मीन है या फिर मान लीजिए जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली ख़त्म से हो रहे हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो भी इनहेबिटेंट्स है वो एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट थ्रेट है, जो भी मतलब पक्षी जानवर वगैरह होते हैं। अगला आपका है राइट एनी 2 रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज। तो 2 रीज़न हमें बताना है कि जो भी ग्लोबल कॉमन है आखिर वो ख़राब कैसे हो रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, पहले तो है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम उसका ज़्यादा मतलब ओवर यूज़ करें बेसिकली, और जो भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं वो बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं, पॉपुलेशन एक तरीके से बढ़ रही है, तो इन 2 कारणों की वजह से क्या है कि जो भी ग्लोबल कॉमन है वो बेसिकली डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो आपका है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी चीज़ें वगैरह हैं, ट्रेड हो गया या मान लीजिए जो भी लोगों के बीच इंटरसेक्शन हो गया वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अगला आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखिए कल्चर का मतलब होता है एक तरीके से जब खान पान या फिर वेशभूषा जो हो उसमें चेंज वगैरह देखने को मिले। तो कल्चरल होमोजेनिटी यानी कि मान लीजिए आज के समय पर सबका जो कल्चर है वो एक जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है, कपड़े वगैरह अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 1991 में इंडिया ने एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। इससे पहले इंडिया ने अपने देश में प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली इसको अपना रखा था, जिसके ज़रिए भारत में बाहर की कंपनियां अलाउ नहीं थी। ठीक है, दूसरा आपका है 1999 WTO की मीटिंग हुई थी सियाटल में, और उसके बाद 2001 में फर्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग हुई, और 2004 में ही जो चौथा वर्ल्ड सोशल फोरम है उसकी मीटिंग हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वैसे। चलिए अगला है मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज पूछे गए हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, नॉर्मल सी बात है, और साथ में जो देश हैं उन सभी को टेक्नोलॉजी मिली है, ग्लोबल मार्केट एक तरीके से एक्सेस हुआ है कि लोग जो है अपना सामान पूरे विश्व में कहीं भी बेच सकते हैं। कल्चरल हेटेरोजेनेशन का मतलब होता है कि जो आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं कल्चर की तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल जा रही है, बहुत सारे ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, लाइफस्टाइल लोगों के बहुत ज़्यादा अलग से हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। अगला आपका हाउ हैव सोशल एंड प्रेशर ग्रुप्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन को लेकर के भारत में जो भी ये ग्रुप्स हैं वो कैसे एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वो जो भी पॉलिसी वगैरह होती है उसके खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें वगैरह भी होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि जो भी मतलब जो क्या कहते हैं देश की जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है या फिर मान लीजिए जो कल्चर वगैरह होता है वो एक तरीके से ख़त्म सा हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो वो चाहते हैं कि इन सब को एक तरीके से सीमित करा जाए, ताकि जो भी ट्रेड वगैरह हो देशों की जो
कंपनियां हैं वो एक तरीके से ख़त्म ना हो, देशों का जो कल्चर हो वो एक तरीके से ख़त्म ना हो, तो एक तरीके से ये लोग इस टाइप का प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका है व्हाट इज़ द वर्ल्ड सोशल फोरम एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पस। देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम जो आपका है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए जो लोग हैं या फिर मान लीजिए जो भी देश हैं बेसिकली वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आकर के मतलब वहाँ पर बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं। अगला है हाउ हैज़ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड ग्लोबलाइजेशन। तो जो भी एडवांसमेंट है बेसिकली टेक्नोलॉजी में उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। साथ में इंफॉर्मेशन हो गया, गुड्स हो गया, सर्विस होगी, किसी भी प्रकार की वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू लेफ्टिस्ट ग्रुप अपोज ग्लोबलाइजेशन। तो जो भी लेफ्टिस्ट ग्रुप है बेसिकली वो किस कारण ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से विरोध करते हैं। तो पहला तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो भी इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ में जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है बेसिकली जो बाहरी कंपनियां के हमारे यहाँ पर काम करती हैं वो सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट हो रहा है वर्कर्स और फार्मर्स के मुकाबले। इस वजह से वो लोग एक तरीके से इसका अपोज करते हैं। अगला है आपका व्हाट इज़ प्रोटेक्शनिज्म एंड व्हेन वाज इट अबंडन इन इंडिया। देखिए प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये था कि भारत ने क्या किया, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बाहर से जो भी कंपनी बेसिकली आ रही थी या फिर जो भी सामान आ रहा था उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाया, ट्रेड लगाया बेसिकली, ताकि जो लोग हैं वो बाहर का सामान ना खरीदें और देश का सामान खरीदें, और इस तरीके से भारत ने अपनी इंडस्ट्रीज को एक तरीके से जीवित किया। ठीक है, तो जैसे ही आज़ाद हुआ भारत उसके बाद ही इस पॉलिसी को अपना लिया गया था कि बाहर का जो भी सामान आएगा उस पर हम हाई टैरिफ लगाएंगे, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ताकि देश की इकोनॉमी जो है वो देश की इंडस्ट्री तय करे ना कि बाहर की, और जो लोग हैं वो बाहर का सामान ना खरीदें, देश के भीतर का सामान खरीदें। बाद में 1981 में इस पॉलिसी को एक तरीके से हटा दिया गया था। तो यही था आपका प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, तो यही थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस वाली बुक के। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी सेकंड पार्ट में बेसिकली उसमें हम जो सेकंड बुक है उसको एक तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर इट। ओके, बाय।